हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त हो गए। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो क्या हाल चाल है सभी मेरे बच्चों का। बच्चों आज के सेशन में आपको कराने वाला हूं डिटर्मिनेंट का वन शॉट। डिटर्मिनेंट के वन शॉट में सारे के सारे कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड पीवाईक्यूज को भी जानेंगे, और इसके अलावा जो सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं और बाकी अदर बोर्ड्स के पीवाईक्यूज हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो सीबीटी में पूछे गए सवालों का पेपर का पैटर्न है वो भी यहाँ पर कुछ एक सवाल मैंने डाल रखे हैं। तो सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे। ये वन शॉट सभी मेरे बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिनके भी पेपर में डिटर्मिनेंट आ रहा है। कंप्लीट अच्छी तरीके से डिटर्मिनेंट को यहां पर जानेंगे, समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाला है। तो आज यार सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट में काफी सारी चीजें हैं, काफी लंबा चैप्टर है ये। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत मतलब मैथ्स का मैट्रिसेस से ज्यादा लंबा चैप्टर डिटर्मिनेंट है, और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है मैट्रिसेस के कंपैरिजन में। और जब तक आप डिटर्मिनेंट को नहीं पढ़ लेते तब तक आपका मैट्रिसेस अधूरा है। समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे फटाफट हम जल्दी से चालू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। भैया डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं सर, सिंपल सा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि सर a1 b2 माइनस b1 a2। यही सर हमारा क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक, सेम इसी तरीके से यार डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स को भी हम यहाँ पर आगे आने वाले टाइम पे सीखेंगे। लेकिन सर इसके पहले हम क्या सीखने वाले हैं सर, माइनॉर ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप माइनॉर का डेफिनेशन आप यहाँ पर पढ़ लो। लिखा है द माइनॉर ऑफ गिवन एलिमेंट डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट स्टैंड्स। आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा मुझे मालूम है, अभी आपको समझाता हूं खूब अच्छी तरीके से। बेटा जैसे मान लो यहां पर लिखा है सर 1 2 3 0 5 6 ABC मान लो लिखा हुआ है। ठीक सर, सबसे पहली बात तो ये है कि माइनॉर को रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। माइनॉर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ से। तो अगर मान लो मैं यहां पर M11 निकालता हूं तो M11 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है, मतलब पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, यानी कि सर M11 क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, सर यहां से हम पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कर देते हैं। पहला कॉलम ये डिलीट करा, पहला रो डिलीट कर दिया। यहां पर क्या हो गया सर, ये हो गया 5, यहां पर बचा B, और ये हो गया सर 6C। ठीक, यानी सर कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बस अब हम इन दोनों को आराम से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कितना हो गया सर 5 इंटू सी माइनस 6 इंटू बी, यानी कितना हो गया बाबू भैया 5 6 माइनस का 6B। यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मान लो कहीं पर लेट से M32 अगर आपको निकालना है, M32, तो M32 क्या हो जाएगा सर, तीसरा रो छोड़ेंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो भैया तीसरा रो कहां पर है सर, तीसरा रो यहां पर है, और दूसरा कॉलम कहां पर है सर, यहां पर है। अब इनको छोड़ के यहां पर जो डिटर्मिनेंट बनेगा क्या बचा, 1036, 1036। बस बेटा यही आप कैलकुलेट कर लो, 6 माइनस 0 इंटू 3 यानी कितना आ गया सर, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों किसी भी अगर हमें कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट का माइनॉर अगर निकालना है तो आप माइनॉर इस तरीके से निकाल सकते हो। लेट्स से अगर मान लो ये 6 का माइनॉर निकालना है तो 6 का माइनॉर निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर सर सेकंड रो पर जाएंगे और यहां से थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। यानी कि सर M23 आपको निकालना है तो M23 भी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, इस तरीके से 1A 2B, बस यार कैलकुलेट कर लो, ये आ गया सर B माइनस का 2A। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों हम माइनॉर किसी भी अगर एलिमेंट का हमारे को माइनॉर निकालना है तो हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। भैया माइनॉर के बाद आता है सर कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर होता क्या है, कोफैक्टर बेसिकली कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं CIJ से। आपकी NCERT में इसको कैपिटल AIJ से भी बेटा रिप्रेजेंट करा गया होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये होता है बेसिकली -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। ठीक है, बेसिकली यहां पर एक टर्म और एड ऑन हो जाता है। माइनॉर निकालना आपको आता ही है, -1 की पावर I प्लस जे एक टर्म और एड ऑन हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैं यहां पर एक कोई एग्जाम्पल लेता हूं, लेट से डेल्टा इज इक्वल्स टू, मान लो यहां पर 1 2 3 0 2 1 -1 0 0, मान लो ये एक हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब बेटा यहां पर आपको माइनॉर, यहां पर बेसिकली आपको कोफैक्टर निकालना है, लेट से C11, तो कैसे निकालोगे, -1 की पावर I प्लस जे यानी 1 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, +1, यानी कि M11 आ गया। और M11 हम कैसे निकालेंगे सर, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
पहला रो पहला कॉलम डिलीट कर देंगे, तो यानी बचा क्या 2 0 1 0, यानी कितना आ गया सर 0 आ गया। ठीक, सेम इसी तरीके से बच्चे जैसे मान लो अगर यहां पर आपको C23 निकालना है तो C23 आप कैसे निकालोगे, यानी कि C23 बराबर क्या हो जाएगा सर, C23 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। तो बेटा -1 की पावर 2 + 3 यानी -1 की पावर 5 यानी -M23 आ जाएगा। अब M23 अगर आपको निकालना है भैया तो यानी कि सर दूसरा रो तीसरा कॉलम आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा रो ये रहा, तीसरा कॉलम सर यहाँ पर ये रहा। इसको छोड़ के सर यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 - 1 2 0, तो यानी कि यहाँ पर क्या बन गया 1 - 1 2 0 आ गया। तो बस यार अब इसको सॉल्व कर लो, 0 + 2 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया सर प्लस का 2 आ गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पर बेटा माइनस पहले से भी लगा हुआ है, तो यानी कि माइनस हम पहले लगा देंगे तो हमारा जो आंसर है बेसिकली -2 आ जाएगा। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर। सभी बच्चे एक बार देख लो फटाफट। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं बच्चों, इस तरीके से निकालते हैं। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो, C22 C23 C11, इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल सकते हो। आगे चलते बच्चों, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से समझना सर। इंपॉर्टेंट चीज ये लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है A1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा सर, अगर हम A1 को इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, कैपिटल A1 लिखो या कैपिटल C1 लिखो, बात बराबर है, प्लस यहां से ये जो B1 है इसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस यहां पर जो C1 है इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो सर हमारे पास वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चों आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप कर सकते हो। सेम इसी तरीके से सर हम यहां पर दूसरे रो के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप दूसरा रो यहां से ले लो, दूसरा रो, तो अगर दूसरे रो के एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कोफैक्टर के साथ, यानी कैपिटल A2 प्लस B2 इंटू कैपिटल B2 प्लस C2 इंटू कैपिटल C2 इज इक्वल्स टू डेल्टा आ जाएगा। ठीक, सेम इसी तरीके से भैया तीसरे रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ अगर गुणा करोगे, A3 इंटू A3 प्लस B3 इंटू कैपिटल B3 प्लस C3 इंटू कैपिटल C3 इज इक्वल्स टू डेल्टा आ जाएगा। अच्छा, ये चीज सिर्फ और सिर्फ रो में नहीं होती, ये चीज कॉलम में भी होती है बेटा। अगर आप किसी भी कॉलम के अलॉन्ग अगर चलो ना, मान लो ये कॉलम के अलॉन्ग आप चल रहे हो, ये कॉलम के अलॉन्ग, यानी A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस A2 इंटू कैपिटल A2 प्लस A3 इंटू कैपिटल A3, ये भी सर हमारा डेल्टा के बराबर ही आएगा। आप सभी लोग मल्टीप्लाई करके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। सेम इसी तरीके से सर अगर मान लो यहां से हम यहां से दूसरा वाला कॉलम ले लें, यानी B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस B2 इंटू कैपिटल B2 प्लस C2 इंटू कैपिटल C2 इज इक्वल्स टू डेल्टा आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सर तीसरा वाला कॉलम C1 इंटू कैपिटल C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल C2 प्लस C3 इंटू कैपिटल C3 इज इक्वल्स टू सर डेल्टा के बराबर आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर। तो यहां से ये बेसिकली निकल के आता है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, क्लियर। ये हमेशा किसके बराबर होता है सर, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। सभी बच्चे लिख लेना। अच्छा, यहां पर एक चीज अब और निकल के आती है कि क्या सर यहां पर हम डायगोनल के अलॉन्ग भी अगर लिखें तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप डायगोनल के अलॉन्ग लिखोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी, ये बात बेटा जरूर ध्यान में रखना, कई बार पूछा जा सकता है। अच्छा, अब यहां पर जो अगली चीज है वो चीज समझने की ये है, अगर मान लो बच्चों आप एलिमेंट फर्स्ट वाले रो का ले लो और कोफैक्टर आप इसका ले लो, यानी मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप एलिमेंट इस वाले रो का लो और कोफैक्टर आप किसी दूसरे वाले रो का ले लो, ठीक है, तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी अगर गुणा करके जोड़ोगे तो। यानी कि सर A1 इसका एलिमेंट हो गया कैपिटल A2, यानी इस वाले रो का मैंने कोफैक्टर ले लिया, प्लस B1 इंटू कैपिटल B2, यानी मैंने इसका कोफैक्टर ले लिया, प्लस C1 इंटू कैपिटल C2। अगर बेटा हम ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो सर हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। अब तुम्हारा डाउट ये भी हो सकता है क्या सर हम दूसरा वाला ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरा करेंगे तो क्या 0 नहीं आएगा? बेटा तब भी 0 ही आएगा। अगर आप एलिमेंट पहले वाले का लोगे मल्टीप्लाई करोगे तीसरे वाले के कोफैक्टर के साथ तो भी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, यानी कि सर A1 इंटू कैपिटल A3 प्लस B1 इंटू कैपिटल B3 प्लस C1 इंटू कैपिटल C3 बराबर 0। समझ आ गया सभी बच्चों को? हाँ यार।
तुम्हारा अगला डाउट ये भी हो सकता है कि सर क्या हम ये पहले वाले रो का ही ले सकते हैं, बाकी किसी रो का नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। अगर आप दूसरे रो का एलिमेंट लो, पहले वाले रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो भी जीरो ही आएगा। दूसरे रो का एलिमेंट ले लो, तीसरे वाले के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो भी वैल्यू जीरो ही आएगी। सेम इसी तरीके से अगर आप तीसरे रो का एलिमेंट ले लो और पहले रो का कोफैक्टर ले लो, मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो भी आंसर जीरो आएगा। तीसरे रो का एलिमेंट ले लो, दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो भी आंसर जीरो ही आएगा। अब तुम्हारा अगला डाउट ये भी हो सकता है कि सर आप एक बात बताओ, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ रो के ही अलॉन्ग ले सकते हैं, कॉलम के अलॉन्ग नहीं ले सकते? तो जी नहीं बेटा, हम कॉलम के अलॉन्ग भी ले सकते हैं। अगर आप यहां से किसी भी पहले, जैसे मान लो ये पहले कॉलम का आपने एलिमेंट ले लिया और दूसरे वाले कॉलम का कोफैक्टर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो A1 इंटू कैपिटल B1, इसका कोफैक्टर मैं ले रहा हूं, तो यानी कि कैपिटल B1 प्लस A2 इंटू कैपिटल B2 प्लस A3 इंटू कैपिटल B3, अगर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो भी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। तो सर अगर हम एलिमेंट इसका ले रहे हैं, क्या कोफैक्टर इसका लेंगे तो भी जीरो आएगा? बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप एलिमेंट इस वाले कॉलम का ले लो, कोफैक्टर अगर आप इस वाले कॉलम का लेके मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो वैल्यू जीरो आएगा। तो सर अगर हम कोफैक्टर यहां से दूसरे वाले कॉलम का ले लें, पहले वाले का कोफैक्टर, तो भी जीरो आएगा। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो। देखो किसी भी रो या कॉलम का जो कोफैक्टर है वो किसी अदर रो के एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करके हम जोड़ते हैं तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है सर? जीरो के बराबर निकल के आती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? तो ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। भैया यहाँ पर हाउ टू टेक कॉमन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कुछ एक चीजें हम लोग अब सीखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम कॉमन वाली चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम कुछ एक चीजें सीखते हैं सर प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। यार सबसे पहली प्रॉपर्टी, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख लेना, वी कैन इंटरचेंज रो एंड कॉलम। हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर एक डेल्टा है ABC DEF GHI, सर ये बराबर होगा, अगर मैं यहाँ पर ये जो पहला वाला कॉलम है इसको मैं जो पहला वाला रो है इसको मैं पहला कॉलम बना दूं, यानी कि सर ABC DEF GHI, मैंने क्या करा सर? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि सर अगर हम इस वाले मैट्रिक्स को A कहते हैं तो ये तो आपने A ट्रांसपोज लिख दिया, तो यानी सर दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर है। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहां से निकल के आता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये प्रॉपर्टी बेटा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। तो सर सबसे पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज हो गया। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से देख लो एक बार फटाफट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं फटाफट। अगली प्रॉपर्टी बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मान लो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू कहीं पर ABC 1 2 3 PQR, मान लो ये लिखा हुआ है। सर अगर मैं इसमें एक बार इंटरचेंज कर देता हूं या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो जैसे अगर मैं एक बार इंटरचेंज करता हूं तो यानी कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू, तो 1 2 3 ऊपर चला गया, 1 2 3 ABC सर नीचे आ जाएगा, ये तो यहीं पर ही रहेगा PQR। तो सर जो इसकी वैल्यू है ना ये माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो सर यहां पर वैल्यू माइनस टाइम्स आ रही है। अच्छा अब एक चीज सोचो, अगर मान लो मैं इसी में एक बार और इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा? मान लो मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूं, तो अगर मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूं डबल डेल्टा डैश, तो क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 यहां पर PQR ऊपर चला गया PQR, और यहां पर सर आ गया ABC, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार और माइनस आ जाएगा, यानी माइनस टाइम्स माइनस डेल्टा हो गया कि नहीं? यानी कि सर ये हो गया प्लस डेल्टा। यानी कि सर डेल्टा डैश डेल्टा डबल डैश बराबर कितना आ रहा है सर? प्लस डेल्टा। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सर अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज कर दें, ये कितनी बार इंटरचेंज है सर? ऑड नंबर ऑफ टाइम, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि सर एक बार ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज है ना। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज कहने का मतलब कि एक बार, तीन बार, पांच बार, इस तरीके से।
तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स हो जाएगा। और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज करते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम, तो भैया अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज करते हैं तो बेसिकली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जा रही है सर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 बार, 4 बार, 6 बार, इस तरीके से, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सर सेम हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से बना के लिख लो कि अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट माइनस टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट प्लस टाइम हो जाता है। बच्चों अगली जो प्रॉपर्टी है बेसिकली यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है सर, ये तो हो गई दूसरी। सर तीसरी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो सेम हो जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक, तो सर इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो सेम, ठीक है, एनी टू रो या कॉलम सेम, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सर जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सर, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई सर तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो जीरो हो जाए, कोई भी एक रो जीरो हो जाए तो सर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए तो सर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इसकी भी वैल्यू जीरो। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिख लो एनी रो या कॉलम इज जीरो, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सर, जीरो के बराबर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो बेटा ये है सर चौथी प्रॉपर्टी। सर पांचवी प्रॉपर्टी लिख लो इसमें डिटर्मिनेंट की। सर पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में लेट्स से एक्स प्लस अल्फा, वाई प्लस बीटा, जेड प्लस गामा, ए बी सी पी क्यू आर कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो सर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे सर, यहां पर दोनों कॉलम सेम है तो दोनों कॉलम को हम यहां पर सेम रखेंगे, ए बी सी पी क्यू आर। सर यहां पर पहले बार ले लेंगे सर एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा, और यहां से सर प्लस, यहां से अल्फा बीटा गामा ले लेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अगर कहीं पर एड ऑन है कोई भी नंबर तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी सही होता है, अगर कहीं पर आपको दो कॉलम अगर आपको सेम दिख रहे हैं तो आप इन दोनों कॉलम को एड ऑन कर सकते हो, इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर यही चीज मान लो रो में है एक्स प्लस अल्फा, वाई प्लस बीटा, जेड प्लस गामा, और यहां पर लेट से ए बी सी, और बच्चों यहां पर पी क्यू आर है, तो भी सर हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। एक बार यहां से एक्स वाई जेड ले लेंगे, एक्स वाई जेड, बाकी दोनों रो सेम है, ए बी सी पी क्यू आर, प्लस यहां से बेटा अल्फा बीटा गामा, और यहां से सर ए बी सी, और ये हो गया सर पी क्यू आर। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको दो डिटर्मिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट यार देखो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और भी हैं, सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। कितनी प्रॉपर्टी लिखा चुका आपको, 5 प्रॉपर्टी। सर छठी प्रॉपर्टी यहां पर लिखो, अगर कहीं पर दो डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लाइड है, लेट से यहां पर A1 B1 C1, और यहां पे क्या ले लें बताओ, कुछ ऐसा करके ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 0 0 -1 इंटू मान लो यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर, और कुछ और बताओ एक आधा पी क्यू आर ए बी सी एल एम एन ले लो, कुछ भी ले लो यार, बस आपको तरीका बताना है। बेटा दो डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली दिस इज जस्ट लाइक सेम एज मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स में होता है ना रो बाई कॉलम मेथड, सेम उसी तरीके से डिटर्मिनेंट में भी होता है। कैसे सर, यहां से पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से सर दूसरे कॉलम में करेंगे, फिर तीसरे कॉलम में करेंगे, यहां पर डिटर्मिनेंट बना लेंगे, बाद में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना।
बाद में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती ना अपनी, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, कोई भी डाउट अगर है जरा सा भी कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगली प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डज नॉट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये सर बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी के। इसके अलावा अगर कहीं पर ए बी सी लिखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी हो जाएगा। कहीं पर डिटर्मिनेंट ऑफ मान लो अगर ऐसे लिख दूं A1 A2 ऐसे करके AN तक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा सर, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A3 ऐसे करके डिटर्मिनेंट ऑफ AN तक हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पर हर एक ए को सेम ले लूं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे करके कितनी बार सर, n टाइम अगर मैं इसको ले लेता हूं, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये कितनी बार हो जाएगा सर, n टाइम्स हो जाएगा। यानी यार यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को n बार गुणा करेंगे तो ए टू द पावर n इज इक्वल टू, ये कितना हो गया सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n हो गया। बस इसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? तो इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लो। और इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक, ये प्रॉपर्टी भी अच्छी तरीके से लिख लो। इसके अलावा अगर कहीं पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखा है, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। इसको भी अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो, बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो यार प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट बच्चों, इतनी सारी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, तो सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है भैया। तो यार इस पर बेस्ड एक सीबीटी का सवाल करते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ो। देखो लिखा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर करेक्ट है, ठीक है, 2023 में आया क्वेश्चन है। लिखा है द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो देयर सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी अदर रो से मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, ठीक है। तो अगर अदर रो के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो सम क्या होता है सर, 0 के बराबर। दूसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ये बिल्कुल सही बात है, किसी भी डिटर्मिनेंट में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ये भी सही है। तीसरा पढ़ो, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, कोई भी दो रो, इफ एनी टू रो या दो कॉलम आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। ये देखो एकदम ही गलत है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सर नेगेटिव टाइम्स हो जाती है, तो सर ये एकदम ही गलत है, ठीक है। अगला पढ़ो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है, एकदम सही बात है सर। ये अभी आपको बताया, A स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर, ये यार गलत है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां से कौन सा आंसर आ गया सर, ए बी डी ओनली इज द राइट आंसर, यानी कि सर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर। तो डिटर्मिनेंट पर बेस्ड ये सवाल। अब यार यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक सवाल तो इस पर बेस्ड पूछा ही जाता है बच्चों। अगर मान लो यहां पर लिख लो, इफ वी हैव ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर अगर हमारे पास एक एज है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक। तो सर यहां से लैम्डा ए क्या हो जाएगा, या के ए लिख लेते हैं, तो के ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स है बेटा तो हर जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए, के बी, के सी, के डी, ठीक, बहुत बढ़िया। तो सर यहां से अगर मान लो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए डी माइनस का बी सी, जरा यहां पर आप निकालो तो के ए इंटू के डी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अगर हम के ए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर
ए डी माइनस बी सी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि के स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा, के स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा। और सर ये मैट्रिक्स कितना है, 2 क्रॉस 2 है। ठीक है बेटा, तो यार यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ के निकल के आया है, इसको हम के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी की जगह पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर ऑर्डर 2 था तो यहाँ पर क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया। अगर यही ऑर्डर 3 होता तो ये के क्यूब हो रहा था, अगर ये ऑर्डर 4 होता तो के टू द पावर 4 हो रहा होता। तो बच्चों यहां से एक बहुत ही प्यारा सा नोट बना के लिख लो, इफ वी हैव ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then determinant of Ka is equals to k to the power n into determinant of A। बेटा ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर पेपर में एक सवाल इस पर बेस्ड पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से देख लो। तो ये फॉर्मूले पर बेस्ड जरा हम कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये भी सीबीटी 2023 का एक क्वेश्चन है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 3a। तो बेटा 3a क्या हो जाएगा सर, 3 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 3 है, यानी n की वैल्यू क्या हो गई सर, 3 हो गई। तो यानी कि ये कितना हो गया सर, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। दिस इज द राइट आंसर। बेटा ऐसे ही सवाल सीबीटी में पूछे जाते हैं, एकदम आसान सवाल, 2-2 लाइन में आप उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट जल्दी से सवाल सॉल्व करो। यहां पर लिखा ए बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। सर यहां पर ऑर्डर 3 लिखते ही आपको n की वैल्यू 3 याद आ जानी चाहिए, ठीक। और यहां पर क्या करें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab आपको बेटा बताना है। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab कैसे निकालोगे सर, यहां पर 3 हो गया कांस्टेंट और ab हो गया जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर n की वैल्यू क्या है 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ab, ठीक। और बेटा अभी जस्ट हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कितना हो गया 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको दे रखा है 3, यानी कितना आ गया भैया -81 इज द राइट आंसर। कितना आ गया सर, -81 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो इस पर बेस्ड जो है काफी सारे अच्छे अच्छे सवाल भी फ्रेम करे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यार इस चैप्टर में। बेसिकली अगला जो सेगमेंट है दिस इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट भी बहुत आसान है, मतलब हद से ज्यादा आसान है। बस आपको सिंपल सा आपने कोफैक्टर निकालना सीख रखा है। तो सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास कोई भी एक ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कहानी देखो ऊपर लिखी हुई है, ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। यार ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट में ही कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, सी आई जे का ट्रांसपोज। बेसिकली सबसे पहले हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद सर उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। यही हमारा क्या हो जाता है सर, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे यहां पर देखो ए क्या है, ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या है सर, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर मान लो इन सबके ट्रांसपोज को मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट्स से सी आई जे मैट्रिक्स अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या लिखोगे, कैपिटल A11 का कोफैक्टर C11, कैपिटल इसका C12, इसका C13, सबका कोफैक्टर निकाल लोगे, C22, C23, C31, C32, C33, इस तरीके से सबका कोफैक्टर निकाल लोगे। हमें बताना क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो अब आप क्या करोगे सर, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज में बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर जो रो है ये पहला कॉलम बन गया, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि क्या है ये सर, पहला कॉलम है C11, C12, C13। सर यहाँ पर ये जो दूसरा वाला रो है सर, ये क्या बन गया, दूसरा कॉलम बन गया। आप यहाँ से देख सकते हो कि जो दूसरा वाला रो है सर, ये दूसरा कॉलम बन गया, ये देखो। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये जो तीसरा वाला रो है यहाँ पर सर ये तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है, तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, दोनों का CIJ का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं यार, प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो बेटा ये 2 क्रॉस 2 को आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले बात तो। ठीक है, तो यार यहाँ पर अगर मान लो हम C11 निकालते हैं, क्या हो जाएगा सर, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ये क्या हो गया, -1 की पावर 1 + 1, यानी कि हो गया सर +1। M11 क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे,
यानी कितना आ गया, डी आ गया, यानी C11 कितना आ गया, डी आ गया। सेम इसी तरीके से C12 निकालो, C12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 यानी कि -M12, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, यानी कितना आ गया बेटा, माइनस का C आ गया। ठीक, सेम इसी तरीके से C21 आप निकाल सकते हो, तो C21 के लिए क्या लिखोगे, C21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 क्यूब तो हो गया माइनस C21, यानी दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, यानी कितना आ गया सर, माइनस का B आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से सर C22 आप निकाल सकते हो, तो C22 क्या हो गया सर, -1 की पावर 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि आ गया सर हमारे पास प्लस का A आ गया। ठीक है, तो यार इस तरीके से हम सर यहाँ पर 2 × 2 का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से Cij मैट्रिक्स अगर लिखूं तो Cij मैट्रिक्स क्या लिख सकता हूँ, C11 आ गया D, ये आ गया सर -C, ये आ गया माइनस का B, और ये आ गया सर A। तो अब अगर हमारे को एडजॉइंट ऑफ A लिखना है तो बेसिकली क्या करेंगे सर, Cij का ट्रांसपोज, तो सर अब आप इसका ट्रांसपोज ले लो, ये कितना आ गया, D -C, यहाँ से आ गया सर -B A। ठीक है, क्लियर, यही चीज देखो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है बेटा, अच्छा इसी को एज अ शॉर्टकट भी हम लोग समझ सकते हैं, इसी चीज को एज अ शॉर्टकट अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो शॉर्टकट भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो कैसे, जरा इस पर और इस पर गौर करो, यहाँ पर ए मैट्रिक्स देखो ये लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर सर ये हो रहा है कि ए और डी स्वैप हो जा रहा है। देखो जहाँ पर डी नीचे है यहाँ पर डी ऊपर है, यहाँ पर ए ऊपर है, यहाँ पर ए यहाँ पर आ गया। और सर बी और सी तो सेम है, मतलब बी और सी सेम है, बस एक ही डिफरेंस है कि सर यहाँ पर माइनस आ जा रहा है, मतलब यहाँ पर बी है -B, यहाँ पर सी तो -C। समझ में आ गया सभी को। तो बेटा अगर कहीं पर भी 2 × 2 का अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना जल्दी से बता दो एक बार फटाफट, कोई भी दिक्कत जरा सा भी, आई थिंक बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है बाबू भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं यार फटाफट। नेक्स्ट यहां पर देखो, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन, CVT 2023 में इस तरीके का सवाल पूछ रखा है सर, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन। बहुत ही आसान सवाल है यार। तो अगर मान लो आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है तो तरीका आपको बता दिया है, क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप, यानी SP यहां आ गया सर, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, यहां पर हो गया सर -Q, यहां पर आ गया सर माइनस का R। ठीक है बेटा, तो सिंपल, तो यही हमारा क्या हो गया सर, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि सर A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में कहीं पर नोट डाउन कर लेना कि सर A में अगर एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कुछ एक प्रॉपर्टी लिख रखी है, इसको पढ़ लो, ऐसे ही कोई सवाल नहीं करना इस पर बेस्ड। एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी क्या होता है सर, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज क्या होता है सर, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। ठीक है यार, यहां पर ना बेटा एक आपको फॉर्मूला बताता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखो। अगर कहीं पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ यहां पर सर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, ये होता है, यहां पर एडजॉइंट कितनी बार लिखा है, R टाइम, एडजॉइंट कितनी बार लिखा है सर, R टाइम्स लिखा है। तो बेटा इसकी वैल्यू होती है सर डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 टू द पावर R। यहां पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n क्या होता है सर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और R क्या है, नंबर ऑफ एडजॉइंट रिटर्न, नंबर ऑफ एडजॉइंट, कितनी बार एडजॉइंट लिखा हुआ है, ये होता है सर R। ठीक है, अच्छा अगर इसी को आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लो कहीं पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 टू द पावर R। और यहां पर ये कितनी बार लिखा है सर, R टाइम्स लिखा हुआ है बेटा, कितनी बार, R टाइम्स। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से इसको देख लो। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इस पर बेस्ड जरा हम कुछ सवाल करते हैं।
ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपको बताना है। ठीक है यार, यहां पर देखो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, अभी सिंगुलर पर बेस्ड बेटा अभी ना मैं आपको सवाल करवाता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, सब इसको भी हम पहले पढ़े समझ ही लेते हैं, उसके बाद अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है सर, यहां से एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं सर? सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारे पास कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर लिख लो डेफिनेशन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे सर? सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा बोलेंगे। और सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा सर? डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई भी अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? आई थिंक अच्छी तरीके से क्लियर है। अब बेटा जरा कुछ सवाल करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सभी मेरे बच्चे, जरा पहले बात इस सवाल पे हो। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? अभी अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था सर? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही बताया था। अब कह रहे हैं कि सर ए जो है सिंगुलर है, तो बेटा इफ ए इज सिंगुलर, अगर ए जो है सर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो गया तो सर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया? 0 बन गया। ठीक, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। क्यों? क्योंकि सर ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल यार, तो यानी कि ये क्या हो गया सर? नल मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इफ ए बी अ 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको वैल्यू बताना है किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सर अभी अभी जस्ट आपको फॉर्मूला लिखा रखा था कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अगर एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर r। तो बेटा r क्या होता है? r ये होता है कि कितनी बार एडजॉइंट लिखा है। तो सर यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो गई सर? 1 हो गई। और यहां पर n की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? n की वैल्यू है सर 3, क्योंकि 3x3 है। यानी कितना हो गया सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर r की वैल्यू कितनी हो गई? 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहां से आएगा सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो हमारा यहां से आ सकता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर बेटा आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं? यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं? जल्दी देखो फटाफट। ठीक है, तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहां से हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 2 स्क्वायर, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना आ गया सर? 4 इज द करेक्ट आंसर। ये सीवीटी 2000 कब का सवाल है सर? 2022 का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। सेम इसी पैटर्न का सवाल है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 यानी कि सर n की वैल्यू 3, सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे, ये होता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई सर 10। ठीक, हमें निकालना क्या है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अभी अभी जस्ट पीछे लिखा हुआ था, इसी वजह से मैं स्टेप को रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये होता है सर ए स्क्वायर, तो यार ए की वैल्यू यहाँ पर 10 है, यानी ये आ गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो 100 इज द राइट आंसर। अभी जस्ट पीछे आपको इस वाले क्वेश्चन में मैंने सब कुछ इलेबोरेट करा है। सेम यही सवाल है, डेटा बस चेंज है, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा आपको यहां पर दे रखा है, तो आपको वैल्यू पूछ रहा है सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की। कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। सर डिटर्मिनेंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सर एडजॉइंट 2 बार लिखा है, यानी सर आर की वैल्यू हो गई 2। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर आर के। आर की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू सर 3 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 की पावर 2, यानी कितना हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 2 स्क्वायर हो गया सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 हो गया। यही हो गया कि नहीं? तो सर यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है, यानी 2 टू द पावर 4, यानी कि सर 16 इज द राइट आंसर। कितना आ गया बेटा? 16 इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हो तुम? एकदम कंसाइज, एकदम आराम, एकदम स्मूथ लेक्चर, डिटर्मिनेंट का वन शॉट। मैं सच में कह रहा हूं बेटा, इससे कंसाइज और इससे फ्रूटफुल सेशन कुछ भी नहीं हो सकता है डिटर्मिनेंट का। मतलब इतना आराम आराम से हम लोगों ने सब कुछ उड़ा दिया। देखो, ए इज द दिस वन, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताना है। सर ये कैसा मैट्रिक्स है? 3x3 का मैट्रिक्स है। अभी अभी जस्ट आपको बताया था कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अभी हमने पीछे निकाला था, क्यों? क्योंकि सर यहां पर आर की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है? अरे नहीं यार, और यहां पर एन की वैल्यू 3 है, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या है सर? 3 है, ठीक है? तो यहां पर आर की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ये लकीली मैंने सही लिख दिया। ठीक है, तो यहां से यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहां से आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, -2 इंटू 2 टू जा 4, तो ये कितना आ गया बेटा? माइनस का 8 आ गया। तो बस यही यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो। ये कितना आ गया? -8 का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया सर 64। तो 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। आगे चलते हैं यार। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया बेटा। ये सवाल सीबीटी 2023 में पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं 2023 में भी। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको वैल्यू ऑफ द बी बताना है बेटा। तो देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स सर सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स सर अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सर यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हम लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल सर लिखेंगे। तो भैया अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 करना है, तो सिंपल सा काम यही करना है कि सर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बराबर 0 कर दो। तो यानी कि सर यहां से क्या आ गया? 5, ये आ गया माइनस का 4b प्लस 12 माइनस 10, यहां से आ गया बेटा माइनस का 2b प्लस 6, और यहां से हो गया सर प्लस 3, 2 टू जा 4 माइनस का 4 बराबर 0। जरा ध्यान से इसकी कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कहीं पे अगर गलती है तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। एक बार दोबारा मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूं। 5, ये हो गया सर -4b, 6 टू जा 12, तो ये हो गया प्लस 12, माइनस 10, ये हो गया -2b, माइनस माइनस प्लस 6, 3, 2 टू जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो गया सर? माइनस का 20b प्लस 60, यहाँ पर आ गया सर 20b, और यहाँ से माइनस 60 बराबर 0। ये तो गजब का एक्सप्रेशन बन गया बेटा, ये तो सब कट कट आ गया भाई। यहाँ पर तो ये 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि सर बी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? यहाँ पर तो बेटा 0 बराबर 0 आ गया, यानी क्या आप बोलोगे? यानी कि सर बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये हर यहाँ पर आप बी की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, ये हमेशा ही 0 के बराबर आएगा। समझ रहे हो? यानी कि यहां पर आंसर हम क्या बोलेंगे सर? एनी रियल नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर 0 बराबर 0 आ जा रहा है, तो यहां पर आप बी, ये बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप यहां पर दुनिया की कोई भी वैल्यू आप बी की जगह पे डाल दो, हमेशा इसका आंसर सर 0 ही आएगा। समझ में आ गया? तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर इज द क्या? एनी रियल नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बेटा यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब मैंने आपको मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज होता है। ठीक है, यही आपको सिखाया था। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम सीखते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, -A ट्रांसपोज। भैया ये हो गया डिटर्मिनेंट, -1 इंटू A ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, बेटा अगर मैं यहां पर ऑर्डर n मान लेता हूं, ठीक है, अगर मैं ऑर्डर n मान लेता हूं, तो ये क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A के, तो -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यही आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर A हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई भी ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बेटा यहां से ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां से बेसिकली हमारे पास क्या आ गया सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यार अब यहां पर देखो दो केसेज हो सकते हैं बेटा, यहां पर जरा ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनो सर। यहां पर पहला केस तो ये भी हो सकता है कि सर जो अगर n, लिख लेना इसको, केस 1, इफ n इज ऑड, अगर हमारे पास n ऑड है, ठीक है, तो बेटा अगर हमारे पास n ऑड है तो क्या होगा, -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी लिख सकते 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, यानी कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। यार यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया है सर, यहां से हमारे पास ये आ गया है कि अगर हमारा n ऑड है, n ऑड यानी कि सर ऑर्डर ऑड है, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आ रहा है सर, 0 के बराबर आ रहा है। अब जरा इसका दूसरा केस हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, जरा इसका दूसरा केस अब हम यहां पर देखते हैं। सर दूसरा केस है अगर n इवन है, ठीक, इफ n इज इवन, तो अगर n इवन होगा बच्चों तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं सर, अगर n इवन होगा तो -1 की पावर n इज इक्वल टू +1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कोई कहने का मतलब कुछ आया नहीं, ठीक है, मतलब कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आया नहीं, यहां पर कोई भी ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो यार यहां से देखो एक बहुत ही प्यारी सी लाइन निकल के आती है, और वो लाइन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर n, ऑड ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा सर, 0 होगा। तो सभी बच्चे इसको अपनी लाइन बना के अच्छी तरीके से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, है ना, यहां पर नोट, एक प्यारा सा नोट बना के लिख लो, नोट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिखो, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा सर, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना और सुंदर बना के लिख देते यार, तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, ये यहां पर नोट लिख लो। तो ये सुंदर सा नोट बना के सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है, किसकी, डिटर्मिनेंट की। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई भी दिक्कत जरा सा भी है तो तुरंत बता दो फटाफट। आई थिंक सर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं यार फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सॉरी, अगला कंसेप्ट सर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यार मैंने आपको बताया था जब मैं शुरुआत में आपको मैट्रिसेस पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस हम कैसे निकालते हैं। देखो, और आपको ये भी बोला था कि सर हम डिटर्मिनेंट में हम इसको सीखेंगे। ठीक है, अब एक एक अक्षर जरा सीख लो। इनवर्स मैट्रिक्स को बेटा हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। इफ A is a square matrix of order n is invertible, there exists a square matrix B। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये तो खैर ये बुकिश लैंग्वेज है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी बच्चे इसको ध्यान में रखो, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखो फटाफट, यहाँ पे लिखो, इफ A is a नॉन सिंगुलर square matrix satisfying the condition A into B is equals to B into A is equal to identity matrix, then A inverse is equals to B and B inverse is equals to A।
इस तरीके से सर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सर ए का इनवर्स बी हो जाएगा, बी का इनवर्स ए हो जाएगा। तो ये बेटा बहुत ही बेसिक सी कंडीशन है इनवर्स मैट्रिक्स की, ठीक है। अब यार यहां पर जरा प्रॉपर्टीज लिख लो फटाफट, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। सभी बच्चे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना बेटा इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, या ए इनवर्स इंटू ए भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर लिख लो, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो सर ये हमेशा बराबर 1 आ जाता है, ठीक। चौथी प्रॉपर्टी यहां पर हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक। 4 प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा इसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि सिंस ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, ए इंटू दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले लो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बेटा हम अलग अलग कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो भैया यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो यही चीज बेटा हमने यहां पर लिख रखी है, बात बराबर। अब भैया कुछ एक अदर प्रॉपर्टीज यहां पर नोट डाउन कर लो, कुछ एक अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ एक अदर प्रॉपर्टीज यहां पर लिख लो अच्छी तरीके से। सर सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कहीं पर a प्लस माइनस बी इनवर्स अगर लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होता a इनवर्स प्लस माइनस बी इनवर्स के। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा, अगर कहीं पर a इंटू बी इनवर्स लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है सर b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। अगर कहीं पर सर a इंटू बी इंटू सी इनवर्स लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है c इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार यहां पर एक नोट बना के लिख लो, यहां पर सर एक नोट सुंदर से बना के लिखो, बहुत ही प्यारा नोट है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या होता है सर, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, इनफैक्ट नॉन सिंगुलर, हाँ ठीक है यार, नॉन सिंगुलर अगर है तो स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो गया, है ना। इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, खैर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट, देन ए इनवर्स जो है सर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं सर इनवर्स से रिगार्डिंग। तो आई थिंक सभी बच्चे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक है। यार इसमें एक चीज मैं आपको और लिखा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, हाउ टू फाइंड इनवर्स। भैया इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि सर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही पढ़ा था। अब एक काम करते हैं, इनमें से कोई सा भी हम 2 पेयर उठा लेते हैं, आप यही और यही उठा लो, तो दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो क्या हो, देखो यहां से हम ऐसे उठा लेते हैं कि सर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो बेटा यहां पे अब हम एक काम करते हैं कि सर दोनों साइड है ना ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं सर, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सर ये बन गया देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कोई कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं सर ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, जब किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स ही आ जाता है, यानी सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू
ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, यानी डिटर्मिनेंट यहां से कितना आ गया सर, ए इनवर्स आ गया। ठीक है बेटा, तो अगर अब यहां से हमारे को ए इनवर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यार यहां से ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, क्लियर। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर सर इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए सर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यार अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ए शुड बी नॉन सिंगुलर। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, इसी वजह से इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि ए जो है नॉन सिंगुलर होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए सर, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा सर, डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सर ये पूरी की पूरी कहानी है सर इनवर्स की। तो यार यहां पर देखो हमारा पूरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट होता है सर खत्म। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से कुछ एक फटाफट सवाल करते हैं। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस वन। ठीक है, यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है कि सर ए इनवर्स जो है वो इसके बराबर निकल के आ रहा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बेटा ऐसे सवाल जब भी अगर पेपर में आते हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको करना क्या होता है। सर ए इनवर्स निकालने के लिए हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, अगर हम कहीं पर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें तो यहां से सर हम ए इनवर्स इज इक्वल टू बी लिख लेते हैं। सबसे बचपन वाली डेफिनेशन इनवर्स की कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो यहां से ए इज इक्वल टू बी इनवर्स हम लिख सकते हैं, या ए इनवर्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो सर यहां पर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस 8a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, हम बेटा इसको दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। तो सर हम कैसे लिखेंगे, 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर लिखते हैं, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। ये हो गया माइनस ए क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस का 5a। मैं क्या कर रहा हूं, मैं i इज इक्वल टू दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। तो यहां से सर i इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/11 माइनस ए क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 5a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बेटा यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, अब यहां पर a इंटू बी कुछ बना लो, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/11। अगर बेटा इसमें से हम a को कॉमन ले लें तो सर अगर हम a को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 8a, यहां पर क्या बचेगा माइनस का 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना अगर किसी भी मैट्रिक्स अगर कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं तो यहां पर बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचता है। ठीक, अब यार एक चीज आप सोचो कि सर अगर मैं देखो इसको मैं एक लाइन और लिखता हूं, अभी आपकी आंखों के आगे और क्लियरिटी आएगी। यहां पर लिखा हुआ है बेटा i इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, i इज इक्वल टू 1/11। मैं काम कर रहा हूं इसी स्टेप में a इंटू 1/11 बेटा यहां पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सर यही लिखा हुआ है। तो बेटा यहां पर अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स को पूरे को मैं बी कह दूं और ये वाला तो हमारा ए है, तो यार यहां पर a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो बेटा यहां से हम क्या कह सकते हैं सर, यहां से हम a इनवर्स इज इक्वल टू बी कह सकते हैं कि नहीं, और सॉरी a इज इक्वल टू बी इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, a इज इक्वल टू बी इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं। या अगर हमारे को a इनवर्स ही निकालना है तो यहां पर हम a इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, a इनवर्स इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a b बराबर i है, तो यहां से a का इनवर्स क्या हो गया, b हो गया। तो बेटा यहां से हम a इनवर्स इज इक्वल टू b क्या है सर, b ये रहा पूरा 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा यहां से a इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 1/11 को, तो यह आ गया माइनस 1/11 a स्क्वायर प्लस 8/11a माइनस 5/11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सर यही हमारा क्या हो गया भैया, यही हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। ठीक है, अब इसको आप कंपैरिजन कर लो सवाल में, सवाल से मेन क्वेश्चन से आप कंपेयर कर लो।
तो यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा एक बार को। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा आया है सर -1/11 ए स्क्वायर प्लस 8/11 ए माइनस 5/11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार मैच कराते हैं, ठीक है। -1/11 ए स्क्वायर प्लस 8/11 ए माइनस 5/11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही लिखा हुआ है। तो बस बेटा कंपेयर कर दो आप, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया -1/11, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 8/11 और गामा इज इक्वल टू कितना आ गया -5/11। सवाल में निकालना क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको निकालना है, तो क्या हो गया 8 में से 6 घटा देंगे बेटा, तो ये आ गया सर 2/11 आ गया। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 2/11 इज द राइट आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग सवाल। मतलब ये सीवीटी 2022 का क्वेश्चन है बेटा, सीवीटी 2022 का है ना, ये 23 नहीं है, ये 22 है, ठीक है। तो सीवीटी 2022 का क्वेश्चन है ये। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है भैया। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को जरा सा भी अगर है तो तुरंत बताओ फटाफट। आई थिंक नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। चलें आगे। चलो कुछ एक चीजें और भी हैं बेटा, बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, बस फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें हैं, तो सभी बच्चे एक बार इसको भी सुन लो, ठीक है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है यार सीवीटी का, देख लो फटाफट। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि हो गया पहले का तीसरा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इट इज यूनिक, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो सर वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है बेटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया भैया। अब इसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल आते हैं फटाफट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है बेटा, जिसका एक कोऑर्डिनेट है सर x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है सर x2, y2, तीसरा कोऑर्डिनेट है सर x3, y3। अगर बेटा हमारे को यहां से d निकालना है, तो बेसिकली d यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये हो जाता है सर मॉड हाफ x1, x2, x3, तीनों x कोऑर्डिनेट आप लिख लो, y1, y2, y3 तीनों y कोऑर्डिनेट लिख लो, 1, 1, 1। यही हमारा क्या हो जाता है सर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बस बेटा यहां पर आप ये ध्यान में रखना कि जो बाहर लगा हुआ है दिस इज द मॉड, और जो ये अंदर लगा हुआ है दिस इज द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। बाहर मॉड इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है कि नहीं कभी भी किसी भी प्लॉट का एरिया नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी वजह से यहां पर हमने बाहर मॉड लगा दिया है, ताकि अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आए, ठीक है बेटा। ये अगली चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया सर 0 है तो बेसिकली ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे सर, कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगला जो फॉर्मूला है बेसिकली, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट यानी कि सर a x1, y1, यहां से b x2, y2, यहां पर c x3, y3। सर अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो बेसिकली इनका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हाफ लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है सर, 0 के बराबर, ठीक है बेटा। तीसरा है, अगर हमारे को कहीं भी किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है बाय द डिटर्मिनेंट मेथड से, कई बार को आपको पेपर में ऐसा लिख देता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय द डिटर्मिनेंट मेथड, तो भैया ऐसे केसेज में आप ये ध्यान रखना, x यहां पर ऐसा ध्यान रखना कि जो पहला वाला रो है ना, ये x y यहां पर लिख देना, x x1 x2 y y1 y2 1 1 1, ये बराबर 0। चाहे तो इसको समझा भी सकते हैं, जान दो इसमें फालतू के अकल मत लगाओ, कहीं पूछा नहीं जाता, बस आपको बता दिया मैंने, कई बार को सीबीएसई में पहले पूछ लिया जाता था, ठीक है। आ जाओ जल्दी से ये सवाल निकालता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। मैंने इस पर बेस्ड सीवीटी 2023 का ही सवाल डाल दिया है, तो आप सभी बच्चे इस सवाल को यार घर से ट्राई करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अब ये होमवर्क को सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ये होमवर्क को सॉल्व करना और नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे इसका आंसर आप जवाब दे सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। और जो भी बच्चा बाद में देखेगा सभी बच्चे अपना आंसर जरूर मिला लेना क्या आ रहा है। सीवीटी 2023 का बहुत ही आसान सवाल है, मतलब सभी बच्चे यार जरूर करके जाना, कोई भी बच्चा छोड़ के मत जाना इस सवाल को, ठीक है यार। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना भैया। तो यहां पर देखो डिटर्मिनेंट की कहानी होती है सर पूरी की पूरी खत्म,
ठीक है। लास्ट में कुछ एक बोर्ड ओरिएंटेड सवाल भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, तो प्लीज आप सभी लोग इन सवालों को कर लेना। अदरवाइज जब डिटर्मिनेंट का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैं आपको करवाऊंगा तो उसमें मैं अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल भी करवा दूंगा। ठीक है। बाय द वे आप सभी बच्चे इसका प्रिंट आउट आप ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करोगे सर? अड्डा 24/7 की ऐप पे आप जाना, वहां पर कम्युनिटी सेक्शन है, कम्युनिटी सेक्शन में मैथ्स बाय शशांक सर, मैथ्स बाय शशांक सर करके वहां पर ग्रुप होगा, आप उसमें वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो बेटा। ठीक है। तो यार इट वाज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट की कहानी। डिटर्मिनेंट में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। और बाकी इसमें देखो आया सच कुछ है नहीं। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का एक सेगमेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं करा है, वो बेसिकली अपने आप में एक अलग ही, मैं उस अगर किसी भी बच्चे का मन होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन बताना, मैं उस पर बेस्ड एक अलग से सेशन डाल दूंगा, मतलब 15-20 मिनट का ही बना के। ठीक है। बाय द वे डिटर्मिनेंट के लिए इतना मोर देन एनफ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है यार, चाहे मैं सीबीटी की बात करता हूँ चाहे आपके क्लास 12th की बात करता हूँ। दिस इज द 100% कंटेंट ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस का वन शॉट मैं आपको करवा चुका हूं, डिटर्मिनेंट का मैंने आज करवा दिया। सभी बच्चे इसको देखना, जाके सारी एनसीईआरटी उड़ा देना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है। तो यार आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।